हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका अपना स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में जो आज का जो लेक्चर है, इसमें आपको बताऊंगा भारतीय राज्यों का पुनर्गठन। और इसके पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था देशी रियासतों का एकीकरण। तो देशी रियासतों का एकीकरण और ये जो भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन है, एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये अगर आपने इससे पहले का जो लेक्चर दिया है देशी रियासतों का एकीकरण, अगर आपने उसका अध्ययन कर लिया है, तो यहाँ पे जो राज्यों का पुनर्गठन है उसको समझने आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा, उस पर डिस्कस करते हैं। ये रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, इस पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन किस किस प्रकार से हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय कितने राज्य थे। ठीक है। फिर वर्तमान वर्तमान तक आते आते कितने राज्य हैं, इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा हम पीछे चलते, इससे पहले जो आपको बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था, जो लेक्चर दिया था देशी रियासतों का एकीकरण, उस पर डिस्कस की थी हमने। और इसमें मैंने आपको बताया था कि जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय या आजादी के पूर्व की अगर बात करें, तो उस समय कितनी रियासतें थी? 565। ठीक है। तो 65 रियासतों में से 13 तो पाकिस्तान में चली गई थी और 552 भारत में रह गई थी। 552 में से भी 549 जो देशी रियासतें थी, उनका आसानी से विलय भारत में हो गया था। लेकिन 3 रियासतें थी जिसको थोड़ा साम दाम दंड भेद, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो नियम है उसके तहत हमारे उस समय जो केंद्र सरकार थी उसको करने पड़े। उसके तहत जो ये 3 देशी रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत, इन तीनों को बाद में इसमें मिलाया गया। ठीक है। कब? जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद। तो इस प्रकार से ये 552 तो देशी रियासतें थी। ठीक है। और कितने राज्य थे, जो प्रांतों का दर्जा जिसको दिया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, कितने राज्य थे, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि देशी रियासतों पे डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, इसमें कितने प्रांत थे उस समय और कितने राज्य है इस समय, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ उपनिवेशिक भी क्षेत्र थे, कुछ फ्रांस के अधीन थे और कुछ पुर्तगाल के अधीन थे, वो भी बाद में भारतीय संघ में अधिग्रहित किए गए, उन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो, उस समय की अगर हम बात करें, जब देश स्वतंत्रता के पूर्व एक दिन पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय कितने राज्य थे, कितने प्रांतों में भारत बटा हुआ था। तो रियासतें तो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत और पाकिस्तान सहित 565 देशी रियासतें थी। अगर हम राज्यों की बात करें, रियासतें तो इसमें हो जाएगी आपकी अविभाजित भारत में 565। और अगर बात करें राज्य या प्रांत की, प्रांत क्योंकि उस समय प्रांत कहा जाता है, तो प्रांत कितने थे? 17। ठीक है। इसमें से 13 चले गए, 13 रियासतें चली गई पाकिस्तान में, और इसमें से 5 प्रांत चले गए पाकिस्तान में। इस प्रकार से ये जो हमारे यहाँ देशी रियासतें कितने रह गई थी? 252। और ये जो प्रांत रह गए थे, ये रह गए थे हमारे पास 12। अब ये 12 प्रांत कौन कौन से हैं, इस पे भी डिस्कस करते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसको मैं आपको एक मैप के माध्यम से बताऊं, क्योंकि मैप के माध्यम से आपकी ये समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है। तो एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। इस प्रकार से ये मैप बन जाएगा। मैप के माध्यम से थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा प्रांत कहाँ कहाँ पे उस समय था। इस प्रकार से मैप बन जाएगा। तो ये आप 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारे यहाँ जो स्टेट थे, ये जो प्रांत थे, उस पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि 12 प्रांत थे। ठीक है। इसमें से सबसे पहले आप यहाँ पे ले लेंगे पंजाब, उसके बाद यहाँ पे राजपूताना, और ये जो यहाँ से ये जो पूरा जो क्षेत्र था यहाँ तक का, ये था बम्बई प्रांत के अंतर्गत। ठीक। उसी प्रकार से ये जो क्षेत्र था, ये था मैसूर प्रांत के तहत, मैसूर प्रांत के अंतर्गत। और ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पे, ये किस में था? मद्रास प्रांत में। ठीक है। मद्रास प्रांत में। इसी प्रकार से ये जो यहाँ का जो क्षेत्र था, ये था उड़ीसा
उड़ीसा में आप इसको लेंगे, और यहाँ पे जो ये क्षेत्र था ये था कितना, किसके अधीन, बंगाल के अधीन, ठीक है। और यहाँ पे जो क्षेत्र था ये था आपका 8वां नंबर हो जाएगा, ये था बिहार का, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो यहाँ का ये जो क्षेत्र था ये था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत के बाद यहाँ का ये जो क्षेत्र था ये मध्य भारत का था, मध्य भारत का था, ये 10वां नंबर आ जाएगा, और ये मध्य प्रदेश का 11वां नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से ये यहाँ पे जो असम का क्षेत्र था, आप इस प्रकार से ये 12 प्रांत उस समय थे जब हमारा जो देश था वो स्वतंत्र हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से ये अविभाजित भारत में ये पाकिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पे 5 प्रांत इसमें थे, ठीक है। जैसे सिंध हो गया, बलूचिस्तान है, पंजाब भी इधर भी था, ठीक है। उसी प्रकार से इधर पूर्वी पाकिस्तान, इस प्रकार से ये हमारे पास कितने आए, 12 प्रांत, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से फिर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद फिर प्रांत भी बढ़ते गए, ठीक है। प्रांतों में धीरे धीरे वृद्धि होती गई, और 1950 के आते आते ये संख्या कितनी हो गई हमारी यहाँ, 29, ये 29 हो गई, ठीक है। जब 29 हो गई तो फिर इसमें क्या किया गया कि इसको जो उस समय संविधान सभा है, संविधान के द्वारा इसको 4 वर्गों में विभाजित किया, जो 29 राज्य थे, ठीक है। 29 राज्य, और ये जो देशी रियासतें थी इनको क्या किया गया, इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया। और वो 4 वर्ग कौन कौन से थे, इसमें एक हो जाएगा आपका क वर्ग, एक हो जाएगा ख वर्ग, एक हो जाएगा ग, और एक हो जाएगा घ। तो ये जो क वर्ग थे इसमें 216 तो थी देशी रियासतें, और 9 इसमें प्रांत थे। उसी प्रकार से ये जो ख है इसमें 275 देशी रियासतें थी और 9 इसमें प्रांत थे, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो ग है इसमें 61 देशी रियासतें थी और 10 इसमें प्रांत थे, और ये जो घ है इसमें एकमात्र प्रांत था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये यहाँ पे विभाजन कर दिया गया कि भाई इनका अलग अलग इसी तरह से वर्गों के हिसाब से इसमें शासन व्यवस्था की जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें प्रांतों को भी सम्मिलित किया गया, देशी रियासतों को भी सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका शासन किया जाना था, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे मैं राज्यों के नाम नहीं लिखूंगा, फिर इसमें जो हमारा लेक्चर है ये काफी लंबा हो जाएगा। तो आप सिर्फ इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे कि भाई 1950 में जब संविधान के द्वारा राज्यों को वर्गीकृत किया गया था 4 वर्गों में, तो क में कितने राज्य थे, ख में कितने राज्य थे, या फिर ग में कितने राज्य थे, या घ में कितने राज्य थे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की, तो आप इसका जो ये राज्य है ये भी आप याद रखें, ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, तो आप अपने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ग्रुप सी में मैंने अभी तक ये इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं देखा है जहां से इन राज्यों के नाम पूछे गए हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, धीरे धीरे जब ये 4 वर्गों में बांटा तो हमारे जो राज्य थे या फिर जो देशी रियासतें थी वहां से क्या हो गया, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसमें राज्यों की मांग उठने लगी, ठीक है। तो भाषा के आधार पर किस किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ, या भौगोलिक आधार पर किस किस प्रकार से वहाँ की संस्कृति है, किस प्रकार से राज्यों का गठन हुआ, अब उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको हम इरेज कर देते हैं। दोस्तों अच्छे से अध्ययन करिए, तभी मैप के माध्यम से थोड़ा ये हो जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही याद करते रहेंगे दिमाग में बिठा के, तो थोड़ा याद करने में थोड़ी कठिनाई आ जाती है। मैप के माध्यम से ये समझ में आसानी से आ जाता है। स्टेट को भी आप मैप वाइज याद रखें। तो अब आ जाता है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों अगर हम भाषा के आधार पर अगर बात करें राज्यों के पुनर्गठन की, तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सिर्फ स्वतंत्रता के बाद ही नहीं हुआ, इससे पहले भी ये मांग उठी थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया जाए या भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया जाए। ये पहले भी ये चीजें उठती रही, यानी कि ब्रिटिश राज के दौरान, ठीक है। इसी कड़ी में सबसे पहले अगर हम बात करें 1912 में बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, असम, इन तीनों प्रांतों का गठन किया गया था भाषा के आधार पर।
उसी प्रकार से फिर 1913 में, 1913 की अगर हम बात करें तो तेलुगु जो भाषी क्षेत्र था, जो हमारे दक्षिण भारत का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, उन्होंने भी मांग करी। मद्रास का ये, मद्रास प्रेसिडेंसी का ये पार्ट था, उन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की। ठीक है, इसलिए 1913 में आंध्र महासभा का इसमें गठन किया गया। ठीक है, 1918 में जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आया, तो इसके द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैं ये संवैधानिक, भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है, ये विकास है, उसको पढ़ा रहा था, उस समय ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। आगे जब हिस्ट्री का आपको पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो ये 1918 में जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है, इसके द्वारा भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को स्वीकार इसमें किया गया। और इसके साथ ही इसमें भौगोलिक समानता, ठीक है, यद्यपि अगर कहीं पे भौगोलिक समानता है तो वहाँ पे भी इस प्रांतों का गठन किया जा सकता है। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में 1936 में सिंध प्रांत का गठन किया गया। सिंध प्रांत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो उस समय यहाँ पे ये सिंध प्रांत का गठन भी किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग है, ये स्वतंत्रता के पहले भी उठती आ रही है। ठीक है, तो उठती आ रही थी। उसी प्रकार से उस समय जो भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस के द्वारा भी इसका विरोध नहीं किया गया राजनीतिक कारणों से। उनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से जब विरोध उठने लगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा, मतलब जो समय 1950 में जो 4 वर्गों में जो राज्यों का विभाजन कर दिया गया था, उसी में से चिंगारी भड़कने लगी। ठीक है, कि भाई हमें अलग भाषा के आधार पर राज्य का अलग से दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से 27 नवंबर 1947 को जो ये कांग्रेस पार्टी है, इनके द्वारा भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। अब चलते हैं आगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो जब इन्होंने भाषा के आधार पर, कांग्रेस ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अपनी अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने 17 जून 1948 को एसके धर ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, एसके धर, इनकी अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया किसके द्वारा? दोस्तों ये लंबा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। तो ये देखिए आप, 17 जून 1948 को एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें 4 सदस्य और भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से भाषाई प्रांत आयोग का गठन इसमें किया गया। ठीक है, और ये जो आयोग जो था, इसको काम दिया गया कि ये जो दक्षिण भारत में जो ये मांग उठ रही है, अलग राज्यों की जो मांग उठ रही है, ठीक है, इसकी आप जांच करें कि भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग उठ रही है, ये सही या गलत है। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसने भाषा के आधार पर राज्यों के जो पुनर्गठन की मांग है, इसको इसने अस्वीकार कर लिया। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग के द्वारा इसको अस्वीकार कर लिया। ठीक है, और इसने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है, ये प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी ये यहीं पे बात नहीं बनी, इसका विरोध होने लगा। ये जो भाषाई प्रांत आयोग था, इसके धर की अध्यक्षता में, इसका विरोध होने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर दिसंबर 1948 में ही जेबीपी समिति का इसमें गठन किया गया।
ठीक है। जब यहाँ से संतुष्ट नहीं हुई सरकार तो इन्होंने जेबीपी समिति का गठन किया गया। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। और पी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, इनकी अध्यक्षता में ये जेबीपी समिति का इसमें गठन किया गया, ठीक है। कि भाई ये क्या मामला है जो ये भाषा के आधार पर जो ये मांग की जा रही है दब नहीं रहा है। और इन्होंने फिर 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। यानी कि जो जेबीपी जो ये कमेटी है, समिति है, इसने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी सरकार के पटल पर कि भाई इसी तरह से यह है। और इसने भी एक खास बात यह है कि इसने भी जो भाषा के आधार पर जो राज्यों के पुनर्गठन की मांग है, इसने भी इसको अस्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन इसने एक बात कही कि अगर व्यापक रूप से जनमानस के द्वारा इसकी मांग की जा रही है, किसकी, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की जा रही है, तो लोकतांत्रिक, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक होने के कारण जो जनमानस की जो भावना है उनको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि अगर व्यापक रूप से लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि भाई हमारे राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, तो इसका गठन कर दिया जाना चाहिए, ये इसने कहा था जेबीपी कमेटी ने, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1 अप्रैल 1949 को, उसके बाद फिर इसका भी विरोध होने लगा, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मद्रास प्रांत था, जो ये मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास जो राज्य था, यहाँ पे इसका घोर विरोध होने लगा, ठीक है। और यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया। तो यहाँ पे एक आंदोलनकारी थे पोट्टी श्री रामुलु, ये व्यक्ति क्या हो गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, आमरण अनशन पे, ठीक है। और आमरण अनशन पे बैठते ही ये 56 दिन के पश्चात इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 दिसंबर 1952 को। 56 दिन के आमरण अनशन के पश्चात इनकी 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई, ठीक है। और आनंद फानन में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की घोषणा कर दी, ठीक है। क्योंकि जब एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो एक प्रकार से सीरियस मामला हो गया। तो इस प्रकार से 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की घोषणा कर दी गई, जिसके पश्चात जो संसद है, संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1943 लाया गया, 1953 लाया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर देश का पहला राज्य बना, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, विशेषकर ग्रुप सी, अगर आप एसएससी के ग्रुप सी के एग्जाम दे रहे हैं तो ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन हुआ या कब हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हो गया भाषा के आधार पर। अब आगे चलते आगे क्या होता है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। आगे फिर क्या हुआ, जो सरकार थी हमारी, उन्होंने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। इसको कि फजल अली आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। ये 22 दिसंबर 1953 में ये फजल अली, क्योंकि इसके बाद फिर जो है ना जगह जगह से मांग उठने लगी, जैसे महाराष्ट्र से आपके जो मराठी लोग थे उन्होंने भाषा के आधार पर, उसी प्रकार से आपके कन्नड़ लोग हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से इधर जगह जगह से जो है ना भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, फिर 22 दिसंबर 1953 को ये भी न्यायमूर्ति थे फजल अली,
इनकी अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया। ठीक है, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसमें दो और लोग भी थे, के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसमें दो और लोग ये सदस्य थे। ठीक है, तो इनको जो है ना ये काम सौंपा गया कि भाई पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और इनके द्वारा 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो ये फजल अली आयोग था, इनके द्वारा 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो अभी एस के धर जो आयोग था, या फिर जो ये कमेटी थी जेबीपी कमेटी, इनके द्वारा तो इसको अस्वीकार कर लिया गया था, लेकिन फजल अली आयोग के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एक भाषा के लिए हम एक राज्य नहीं देंगे, ये प्रावधान इसमें किया गया। साथ ही में इसने ये भी प्रावधान किया कि 1950 में जो संविधान के द्वारा जो राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, उसको समाप्त कर दिया जाए, और इसके तहत इसके स्थान पर 16 राज्यों का और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। ये अपनी रिपोर्ट में किसने कहा था? फजल अली आयोग ने, कि 16 राज्यों का निर्माण किया जाए और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। ठीक है, बाद में सरकार के द्वारा इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। ठीक है, और थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इसमें 1956 का 7वां संवैधानिक संशोधन इसमें लाया गया। 7वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें गठन किया गया। अब इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, आइए अब इस पर डिस्कस करते हैं, और इसके बाद कौन कौन से राज्य हमारे भारत में अस्तित्व में आए उस पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन जब भी आप इसका अध्ययन करें बहुत गहनता से करें, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से ही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके आसानी से दिमाग में चीजें आ जाए। 14 राज्य उस समय कौन कौन से थे, इसको भी समझाता हूँ एक आपको मैप के माध्यम से। इसको भी मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। मैप के माध्यम से ये कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। आप भी एक मैप बना लीजिए अपना अलग से। मैप थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी फुर्सत नहीं है कि हम इसको फुर्सत से बनाएं मैप को। तो आप इसी प्रकार से अध्ययन कर लें इसका। ये आपका मैप हो गया। ठीक है, उबड़ खाबड़ मैप है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से हम काम चला लेंगे। इसमें श्रीलंका भी जोड़ दें तो ये जो है ना अजीब सा हो जाता है। तो 14 राज्य कौन से थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे, इस पे पहले डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले था यहाँ पे जम्मू और कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर था, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे ये पंजाब था, यहाँ पे ये राजस्थान था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा जो यहाँ से ये जो पूरा जो क्षेत्र था, ये किसका था? ये बम्बई का था, बम्बई राज्य। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये मैसूर राज्य था, यहाँ पे ये केरल राज्य तब तक बन चुका था। ठीक है, यहाँ पे मद्रास हो जाएगा, मद्रास के बाद यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका असम। इस प्रकार से ये उस समय राज्य थे। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो एक तो यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, और एक यहाँ पे आपका हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर दो, एक यहाँ पे हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद आपका इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे लक्काद्वीप,
मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाया गया। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से 6 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बने। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है भाई, ये तो केंद्र शासित प्रदेश थे। इधर हम केंद्र शासित प्रदेश ले लेंगे। अब देखते हैं 7वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बनता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे भी देखते हैं कि 15वां राज्य कौन सा बनता है। तो इसके बाद सर्वप्रथम यहाँ पे जो ये गुजरात राज्य है, यहाँ पे जो ये कच्छ और सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इनको मिलाकर गुजरात एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। कब? 1960 में। ठीक है, 1960 में गुजरात अलग हो गया। और ये जो इधर का जो बम्बई का क्षेत्र था, इसको महाराष्ट्र, जो मराठी जो भाषा के जो लोग थे, उनकी भावना के आधार पर ये महाराष्ट्र का इसमें गठन किया गया। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद इसमें निर्धारित की गई। तो 1960 में इसमें आपका गुजरात इसमें 15वां राज्य बना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे दादरा और नगर हवेली एक जगह पड़ती है गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर, यानी कि इधर को दादरा हो जाएगा और इधर नगर हवेली हो जाएगा। इसको भी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ये पहले पुर्तगाल के अधीन था। 1954 में ये स्वतंत्र हुआ पुर्तगाल से। ठीक है, और उसके बाद फिर 1954 से लेकर और 1954 से लेकर 1961 में जो यहाँ का जो शासन था, वो एक महापंचायत के द्वारा किया गया। 1961 में इसको दादरा और नगर हवेली 1961 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे दीव है, यहाँ पे दमन है। गोवा, दीव और दमन को मिलाकर 8वां केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाया गया। गोवा, दीव और दमन। ठीक है, ये भी कब अस्तित्व में आया? 1962 में। ठीक है, तो ये जो गोवा, दीव, दमन है, ये भी पुर्तगाल के अधीन था। भारत सरकार के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई। इसमें सैन्य कार्रवाई के द्वारा इसमें ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया, जिसके बाद पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ा गया। ठीक है, और ये जो गोवा, दीव और दमन है, इस पे भारत ने अपने नियंत्रण में ले लिया 1961 में। ठीक है, बाद में 1961 में संविधान संशोधन इसमें लाया गया, जो बाद में 1962 में ये अस्तित्व में आया। उसी प्रकार से फिर उसके बाद यहाँ पे मद्रास में यहाँ पे पांडिचेरी जगह पड़ती है, पांडिचेरी, और इसके अन्य क्षेत्र यहाँ पे कराईकल हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ये केरल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे माहे एक जगह पड़ती है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के नीचे एक जगह पड़ेगी आपकी येनम। इन क्षेत्रों पे किसका अधिकार था? सभी पे इनका, इस पे था फ्रांस का। इन पे किसका अधिकार था? फ्रांस का। ठीक है, और 1962 में इसको भी जो है ना, फ्रांस से एक समझौते के तहत इसको भारत ने अपने नियंत्रण में इसको ले लिया। ठीक है, 1954 में ये भी स्वतंत्र हुआ। और 1954 से लेकर और 1962 तक यहाँ पे जो शासन था, वो एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में इसमें शासन रहा। ठीक है, 1962 में इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 9। अब चलते हैं आगे। फिर ये 16वां राज्य बनेगा यहाँ पे नागालैंड। तो ये नागालैंड है, ये वैसे तो 1961 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन बाद में 1961 से 1963 तक यहाँ पे जो शासन रहा, वो असम का, ये नागालैंड यहाँ पे ये है, यहाँ पे नागालैंड हो जाएगा। यहाँ पे जो शासन रहा, वो जो असम के राज्यपाल थे, इनके अधीन ये रहा। ठीक है, तो ये जो नागा पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो नागा पहाड़ियाँ हैं, और ये जो इधर का जो त्वेंसांग क्षेत्र है, इसको मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। इस प्रकार से नागालैंड भारतीय गणराज्य का कौन सा राज्य बना? 16वां पूर्ण राज्य बना। ठीक है, उसके पश्चात 1966 में हरियाणा राज्य बना।
हरियाणा 1966 में। 1966 में हरियाणा 17वां राज्य बना, और उसी प्रकार से 10वां 1966 में ही जो ये पंजाब है, पंजाब से अलग करके यहाँ पे हरियाणा राज्य बना, हरियाणा। ठीक है, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया। ठीक है, पंजाब हरियाणा अलग राज्य बना, और उसी प्रकार से यहाँ पे चंडीगढ़ जो है ना केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसको दिया गया? चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे कौन था? पांडिचेरी। ठीक है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 1966 में। ठीक है, इस प्रकार से 10 केंद्र शासित प्रदेश और 17 इसमें राज्य बन गए। ठीक है, उसी प्रकार से 1900 हिमाचल प्रदेश जो अभी तक केंद्र शासित प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश अभी तक केंद्र शासित प्रदेश था, इसको 1970 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त करके इसको क्या कर दिया? पूर्ण राज्य का। इसमें ये थोड़ा इधर को हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे हिमाचल हो जाएगा, ये हिमाचल को यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें दिया गया 1970 में। ठीक है, बाद में जनवरी 1971 में ये अस्तित्व में आया। इस प्रकार से 18 राज्य यहाँ पे हिमाचल बना, लेकिन यहाँ पे हिमाचल कम हो गया। इस प्रकार से ये फिर से कितनी होगी? इनकी संख्या 9। ठीक है, उसके बाद 1972 के बाद फिर 1971 में जो ये उत्तर पूर्वी जो राज्य थे, यहाँ पे ये जो त्रिपुरा हो गया, और ये त्रिपुरा और मणिपुर क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। 1971 के उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम के द्वारा इनको फिर क्या कर दिया गया? यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया त्रिपुरा और मणिपुर को। ठीक है, यानी कि मणिपुर बना 19वां राज्य और त्रिपुरा बना 20वां राज्य। ठीक है, यहाँ से फिर 2 और कम हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे ना ये पहले, तो ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो मेघालय था, यहाँ पे ये मेघालय था, ये 1969 में ये उपराज्य के रूप में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसको भी इस समय क्या कर दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय कौन सा राज्य बन गया आपका? 21वां पूर्ण राज्य इसमें बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पे एक नेफा एक शब्द आया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता है नेफा के नाम से। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, और ये जो यहाँ पे मणिपुर का जो मिजोरम का जो क्षेत्र है, इन दोनों को क्या कर दिया? यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश इसमें इसी अधिनियम के द्वारा 1971 का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम है, इसके द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को। ठीक है, इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होगी? पुनः अरुणाचल, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इसको मिला के कितनी होगी? पुनः 9 इनकी संख्या हो गई। ठीक है, दोबारा से फिर 9 इनकी संख्या हो गई। तो इस प्रकार से ये गठन में आए 1971 में। और फिर अब आगे चलते हैं 1975 में, 22वां राज्य बनेगा आपका 1975 में। ठीक है, तो 22वां राज्य बनेगा आपका कौन सा? यहाँ पे सिक्किम। 1975 सिक्किम एक जो है ना सिक्किम एक अलग राष्ट्र था। सिक्किम एक क्या था? अलग राष्ट्र था। इसको भारत में 1935 में इसको जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा इसको अपने नियंत्रण में ला दिया गया था। जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब भी ये भारत का अंग नहीं था, लेकिन इसको क्या कर दिया था? एक संरक्षित राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, यानी कि इसकी जो सैनिक है या विदेशिक है या संचार संबंधी जो शक्तियां थी वो किसके पास थी? भारत के पास थी। धीरे धीरे क्या है कि यहाँ की जो जनता है वो भारत के साथ इसमें आने का प्रयास करने लगी, और बाद में संविधान में एक संशोधन लाया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में, जिसके द्वारा इसको एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, बाद में फिर 1975 में 36वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, जिसके द्वारा यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह के द्वारा इसमें 97.5 जो जनसंख्या है उन्होंने भारत के पक्ष में वोट किया। ठीक है, इस प्रकार से 1975 में ये 22वां राज्य इसमें बना। कौन? सिक्किम। ये एक प्रकार से देशी रियासत थी, और ये भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाली अंतिम रियासत भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 22 राज्य
इसमें हो जाएंगे। उसी प्रकार से फिर 1986 में इसमें अधिनियम लाया गया। 1986 में इसमें फिर अधिनियम लाया गया, 23वां राज्य इसमें 1986 का अधिनियम लाया। 1986 के जो अधिनियम था, 1986 के अधिनियम के द्वारा ये जो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ये जो गोवा है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा इसमें दिया गया। तो ये जो मिजोरम है ये बन गया आपका 23वां राज्य। मिजोरम 23वां राज्य 1987 में अस्तित्व में आया। फिर ये 24वां राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए ऊपर, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य हो जाएगा। तो यहाँ से इनको क्या कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त करने के बाद फिर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पुनः कितनी हो गई, 7। ठीक है, और ये जो गोवा है, जो गोवा था पहले किस में था, दमन और दीव के साथ। तो दमन और दीव तो अस्तित्व में है ही, लेकिन जो गोवा है इसको क्या कर दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से ये पूर्ण राज्य 25वां राज्य कौन सा बन गया, गोवा। ठीक है, 25वां राज्य कौन सा बना, गोवा। उसके बाद ये दोस्तों नोट कर लीजिए आप पहले, क्योंकि इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जगह कम है इसमें, नोट कर लें आप। पच्चीसवां गोवा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में। उसके बाद फिर 2000 में 3 और राज्य बने थे। 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000 में। ये बना था यहाँ से मध्य प्रदेश से, ये जो छत्तीसगढ़ है ये यहाँ से अलग हो गया था मध्य प्रदेश से। ठीक है, 26वां राज्य। फिर 27वां राज्य बना यहाँ पे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। यहाँ पे ये जो क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का, जो ये क्षेत्र था ये यहाँ से अलग हो गया उत्तर प्रदेश से। तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, और 28 राज्य बना फिर झारखंड। 28वां राज्य बना झारखंड, ये 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब 29वां राज्य बना था उस समय, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ का जो ऊपर का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना इसमें अलग हो गया, और ये 29वां राज्य इसमें बना। ठीक है, ये 2 जून 2014 में ये अस्तित्व में आया। 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, तो इस प्रकार से 29 राज्य इसमें हो गए। फिर 2019 में, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7। 2019 में जो भारत सरकार है उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव लाया और इसके यहाँ पे क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया जम्मू कश्मीर राज्य का। ठीक है, यानी कि इसको क्या कर दिया, 2 संघ शासित क्षेत्रों में इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 संघ शासित क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। तो जम्मू कश्मीर राज्य तो नहीं रहा, वो एक जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड हो गया। यहाँ का जो ये क्षेत्र है ये जम्मू और कश्मीर में चला गया, और इधर का जो ये क्षेत्र है, क्योंकि ये तो आपको पता है ये अधिकृत, ये इसमें जो है ना पाक अधिकृत पीओके में आता है इधर का क्षेत्र, और यहाँ पे ये अक्साई चीन में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर का जो ये क्षेत्र है ये आपका जम्मू कश्मीर में चला गया, और इधर का ये यहाँ वाला क्षेत्र है ये लद्दाख में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से 8वां राज्य ये पुनः इनकी संख्या कितनी होगी, 9। ठीक है, किसकी, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी, 9। और यहाँ पे ये जो राज्य 28 29 थे ये कितने हो गए, 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमने इसमें से पूर्ण राज्य के दर्जे से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे विशेषकर से। और उसके बाद लद्दाख क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश अलग से। ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ पे है, लेह में। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो जम्मू और कश्मीर है ये भी क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसकी राजधानियां 2 है। ठीक है, यानी कि अप्रैल से अक्टूबर तक इसकी जो अप्रैल से अक्टूबर तक इसकी जो राजधानी रहती है वो रहती है श्रीनगर में। ठीक है, और नवंबर से मई तक इसकी राजधानी रहती है जम्मू में। ठीक है, इस प्रकार से इसकी 2 राजधानियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन गई, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद फिर भारत सरकार ने एक अधिनियम दूसरा लाया था 2019 में ही। ठीक है, जिसके द्वारा ये जो यहाँ पे दीव है, ये दीव है, यहाँ पे ये दमन है। ठीक है, दीव और दमन को किसके साथ मिला दिया गया, इसके साथ,
दादरा और नगर हवेली के साथ। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश, एक दो केंद्र शासित प्रदेश को एक कर दिया गया। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय संघ में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिनको मैंने आपको बारी बारी से इसमें बता दिया है, और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो इसमें भी कुछ नाम परिवर्तन किए गए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ये उत्तर प्रदेश है, इसका पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, 1950 में इसका नाम बदला गया। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार से ये जो मद्रास है, इसमें एक अधिनियम लाया गया 1968 में। 1968 में अधिनियम के द्वारा जो मद्रास का जो नाम था वो क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। ठीक है, कब अस्तित्व में आया? 1969 में इसका जो तमिलनाडु नाम है ये अस्तित्व में आया। इसी प्रकार से जो मैसूर है, मैसूर का भी 1973 में नाम बदल दिया गया। इसका नाम क्या कर दिया गया? कर्नाटका। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से जो ये लक्षद्वीप का जो क्षेत्र था, जो लक्काद्वीप है, मिनिकॉय है, ठीक है, और अमिनी भी है, इसका भी नाम क्या रख दिया गया 1973 में। इसके साथ ही इसका भी नाम क्या रख दिया? लक्षद्वीप। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप। उसी प्रकार से 1971 में एक संविधान संशोधन इसमें लाया गया। यहाँ पे जो हमारी राजधानी है दिल्ली, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली, उसका भी नाम परिवर्तित इसमें कर दिया गया और इसको क्या कहा गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, यानी कि NCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसमें किया गया। उसी प्रकार से 2006 में पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे इसका नाम क्या कर दिया गया? पुदुचेरी इसका नाम कर दिया गया। उसी प्रकार से उत्तरांचल नाम था, उत्तरांचल जो नाम था राज्य का, इसका भी नाम क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। 2006 में, जो जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तराखंड के नाम से अस्तित्व में आया। उसी प्रकार से ये जो उड़ीसा है, 2011 में इसका भी नाम क्या कर दिया गया? उड़िया। उड़ीसा से उड़ीसा। ठीक है, और इसकी जो भाषा है क्या थी पहले? उड़िया, अब क्या होगी? उड़िया। ठीक है, इस प्रकार से ये गठन में आया पूरा भारत। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जो ये लेक्चर मैंने आज दिया है आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और इसको इसी क्रम में अगर आप पढ़ेंगे जिस क्रम में मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल भी आपको इसको पढ़ने में, इसको अध्ययन करने में कठिनाई नहीं होगी। इसको एक कॉन्सेप्ट वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ना है कि 1947 में के पूर्व कितने देश थे, प्रांत थे। उसके बाद जब स्वतंत्र हुआ तब कितने प्रांत थे। ठीक है, 1950 में फिर कितने प्रांतों में इसको डिवाइड किया। ठीक है, फिर एस के धर आयोग आया, एस के धर के बाद फिर जेबीपी कमेटी आई। ठीक है, जेबीपी कमेटी के बाद फिर फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग के बाद फिर 1 नवंबर डेट नहीं बोली थी मैंने आपको, 1 नवंबर 1956 को इसमें यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत इसको 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से राज्य इसमें बनते गए वो आप क्रमवार इसमें याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से चीजें आती है डिटेल में। यहाँ पे किस प्रकार से इन राज्यों में कैसे कैसे शासन चलता है, ये सारी चीजें अब आगे के जो चैप्टर आएंगे। ठीक है, कैसे कैसे वहाँ पे हाई कोर्ट है, कहाँ कहाँ किस किस का हाई कोर्ट है, कहाँ कहाँ पे विधानमंडल है, कहाँ कहाँ पे विधानसभाएं कितनी हैं कितनी नहीं, ये सारी चीजें आपको कहाँ कहाँ पे संसदीय क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस में बताएंगे। बाकी इसका जो भौगोलिक विस्तार है ये आपको बताएंगे, जब हम आपको इंडियन ज्योग्राफी बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो आप बने रहेंगे हमारे जो SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल है इस पर। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा नागरिकता, जो भारत में जो नागरिकता दी गई है, जो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो आपको इसमें बताऊंगा। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप अध्ययन कर लें। ठीक है, तो आप बने रहेंगे SSG एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।